हेलो ऑल, वेरी गुड इवनिंग। क्या हो गया, आप लोग कुछ खा के नहीं आए हो क्या? अरे, गुड इवनिंग का जवाब गुड इवनिंग से देते हैं यार। ओके, लेट्स स्टार्ट। I'll in the first lecture I'll be just giving you a brief about some strategies that you have to follow, okay, in the exam and in this 3 months, what you have to follow and in order to maximize the score, and some of these strategies applies to GS as well, okay. And something that you have to follow in the exam while writing the paper, okay, and what things needs to be considered while writing the exam. So many of you, मतलब शायद आप में से काफ़ी सारे लोग दूसरी बार मेरी टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं या मेरी क्लास के स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं. So for you, things might be somewhat similar also, but something new will be coming. So let's start. What you have to do, because many of the students, they have been asking me how to plan this 3 months. So first thing that has to be done, very logical thing, that is syllabus has to be completed. And if the syllabus is not over, so in that case आपकी पहली priority should not be joining any test series, should not be writing the test paper, okay, but to finish the syllabus. अब 10-5% छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं तो देन इट्स ओके, बट अगर सिलेबस का एक बड़ा चंक बचा हुआ है, say paper 2 is remaining, or say entire tribal India or entire physical anthropology is pending, so first finish the syllabus, because without completing the syllabus you will never have the confidence over the subject. So priority is, अगर syllabus नहीं complete है तो first finish the syllabus. Okay, now syllabus में भी, अब इनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं दो तरीके के, कि एक syllabus complete नहीं है और notes भी नहीं है. Okay, it's like कि I attempted the prelims and I was not confident whether I'll qualify, but fortunately I have qualified it. Okay, and I was not prepared for my mains. मैंने optional भी ढंग से नहीं किया है तो notes भी नहीं बने हुए हैं. So in that case, this is not the right time to make notes of any topic. Okay, so you should, यहाँ पे what you should do is take up some topper notes. Okay, I can mention some of the notes, जिसको अगर आपके पास किसी टॉपिक के नोट्स नहीं बने हुए हैं तो you can go for it. Say अपाला मिश्रा के पेपर 1 के नोट्स, they are good. Okay, and then नारायण अमित के पेपर 2 के नोट्स ठीक हैं. Okay, in this scenario अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो don't jump here and there कि इस टॉपर के टेलीग्राम से कुछ टॉपिक उठा ले, उस टॉपर के टेलीग्राम से कुछ उठा ले. जस्ट ट्राई टू बैंक ऑन वन रिसोर्स. ओके, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अपाला मिश्रा के पेपर 1 के नोट्स ठीक हैं, आपको ठीक ठाक नंबर दिला देंगे इफ यू कंप्लीट. एंड मंदार पाटकी के और नारायण अमित के पेपर 2 के नोट्स भी ठीक हैं, यू कैन बैंक अपॉन इट. ओके, फॉर द टाइमिंग फॉर दो स्टूडेंट्स एंड जिनका नोट्स बना हुआ है उनको अब जाके ये नोट्स नहीं लेने हैं, यू डोंट हैव टू टेक सम न्यू सोर्सेज. ओके, सेकेंड, अगर नोट्स बने हुए हैं या फिर आपके पास कुछ मटेरियल्स हैं, यू हैव टेकन सम क्लासेस and you have some lectures to watch and whatever, so go with that flow, don't abruptly change your track. Okay, means आपने कहीं से क्लास ले रखी है, कुछ लेक्चर्स बाकी थे वगैरह वगैरह, तो आप उन्हीं को फॉलो करिए, अपना ट्रैक मत चेंज करिए. बिकॉज व्हाट विल हैपन दैट आउट ऑफ द ब्लू आप किसी एक सिंक में फॉलो कर रहे थे किसी टीचर को या किसी टाइप के नोट्स को, एंड आउट ऑफ द ब्लू आप कुछ नए तरीके के नोट्स को फॉलो करने लग जाओगे एंड यू विल फील कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड. सो दैट वेज फर्स्ट प्रायोरिटी इज फिनिश द सिलेबस. ओके, सेकेंड, अगर आप लोगों का सिलेबस खत्म है तो देन व्हाट नीड्स टू बी डन? लास्ट 5 years PYQs. ओके, दिस इज मस्ट. मतलब आपको मैं पेपर लीक करके दे दूं जो मेंस में आने वाला है, एंड इफ यू हैव नॉट सॉल्व दिस, देयर इज गारंटी कि आप 250 को टापोगे नहीं. यू विल नेवर बी एबल टू क्रॉस दैट बैरियर ऑफ 250 मार्क्स 100%. सो लास्ट 5 years PYQ इज वेरी मच नेसेसरी. ओके, व्हाट हैपेंस इज, व्हाई आई एम टेलिंग यू कि PYQ करना जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू विल बी डूइंग और व्हेन यू विल बी सिटिंग इन द मेंस एग्जाम, तो ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस मींस आपको 3 घंटे के अंदर 19 क्वेश्चन करने हैं, अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 minutes पर क्वेश्चन आपको मिलता है. In that scenario, what happens is कि आपका brain should be bombarding you with a lot of information, a lot of points that have to be written in the paper. It will never happen if you have not practiced answer writing at home. आपका brain एकदम silent हो जाता है
and it will take a lot more time to generate that much points if you have not written answers. ठीक है, तो उस चक्कर में क्या होगा कि पेपर छूट जाएगा. So you have to write at least 200 to 250 questions beforehand before attempting the mains. Okay, so that whenever you experience or whenever you hold a question paper in your hands, आप क्वेश्चन रीड करो, आपका ब्रेन आपको तुरंत पॉइंट्स बम्बार्ड करना शुरू कर दे. इसमें ये लिख सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं, A, B, C, D. You should never fall short of points, and this will only happen if you have churned out a lot of information in your brain before the exam. So this is the homework that you have to do. Okay, बहुत सारे केसेस में बहुत सारे केसेस में आप में से जितनों ने मेंस भी दिया है, आपको मेन से बाहर आके लगता है, सेंटर से बाहर आके लगता है कि इसमें ये भी लिख सकते थे. आई कुड हैव रिटन दिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, आई कुड हैव रिटन दैट ऑल्सो. वो मिस हो गया. कैसे मिस हो गया? इट्स ओनली बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग बिफोर हैंड. यू हैव रेड एंड रेड. ओके, एंड अल्टीमेटली मेन्स में क्या करना है? लिखना है और सिर्फ लिखना है. सो एवरीथिंग शुड बी इन योर एक्टिव कॉन्शियसनेस, एंड दैट्स वाई यू शुड एटलीस्ट, मतलब जनरली 10 years का करना चाहिए, बट अभी जो टाइम है इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर 10 years. Last 5 years can be handled very smoothly. Okay, just what you have to do, 4 to 5 questions a day. Okay, 4 to 5 questions a day, easily आप 50 से 60 दिन में 5 साल के पेपर सॉल्व कर लोगे. Okay, so hardly 1.5 hours or 2 hours a day for last 5 years. Okay, next, if you are doing this, then only it makes sense to join a test series. Okay, बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज को इस तरीके से समझ रहे हैं कि टेस्ट सीरीज में कुछ मैजिक वैंड चलेगा और नंबर आ जाएगा. ऐसा नहीं होता कि it's not only joining the test series that test series will work appropriately. It's a solution, but it will work appropriately. It will create magic only and only if it is followed by a certain pattern. तो आप अगर लास्ट 5 साल के क्वेश्चन कर रहे हो, then you are attempting the test, you will basically gain confidence because you will be able to finish the paper on time. You will get some value addition on whatever content that you have seen, read or whatever you have written. Okay, आपको अपने आंसर राइटिंग पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस आएगा. प्लस ये लास्ट 5 years PYQ will also help you to find the gaps, whatever gaps you have in your content. ऐसे आप ब्लाइंडली इधर से पढ़ लो, उधर से पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो, कहाँ से ऐड करना है, क्या ऐड करना है, कुछ भी नया मिलेगा आप अपना ऐड करने लग जाओगे. व्हाट वी डू, वी एंड अप कलेक्टिंग केस स्टडीज फॉर ओनली वन टाइप ऑफ इशू. ठीक है, आप एक ही टाइप के इशू के लगातार केस स्टडी आप एक्यूमुलेट किए जा रहे हो. आप देखोगे कि उसको कहाँ कोट कर सकते हैं, बस एक ही जगह पे. सो यू शुड बी अवेयर कि कहाँ पे गैप है. ओके, एंड ये गैप आपको कैसे पता चलेगा? जब आप लास्ट 5 years PYQs करोगे. ठीक है, प्लस इसका एक एडवांटेज और है कि अराउंड 60 to 70% ऑफ द पेपर गेट्स रिपीटेड लाइक दिस, वर्बेटिमली और थीमेटिकली. ओके, एंड दैट विल गिव यू अ लॉट मोर कॉन्फिडेंस. इमेजिन द सिचुएशन, आप पेपर हॉल, एग्जाम हॉल में बैठे हो एंड यू आर फाइंडिंग दैट ओके, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव रेड, 6 to 7 of them I already know the answer, I have already written the answer, I have structures in my mind. That will give you a good adrenaline rush. Even if the paper seems relatively tough to other people, आप वो जो टफ क्वेश्चन भी है ना, उसको भी फ्लो में कर जाओगे. एंड व्हाट हैपेंस इफ द क्वेश्चन इज इजी बट इट इज टेकिंग अ लॉट मोर टाइम टू स्ट्रक्चर. इमेजिन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द आंसर दैट यू विल बी राइटिंग फॉर द क्वेश्चन विच इज आउट ऑफ द बॉक्स. आप जो सीधा एकदम लल्लू क्वेश्चन आया है, उसमें भी अगर अप्रोप्रिएट टाइम, गिवन टाइम से ज्यादा ले रहे हो, 7 की जगह 9 मिनट 10 मिनट ले रहे हो, देन जो नया क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स, वो तो आप कभी अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, और वट एवर यू विल राइट विल बी बिलो एवरेज. एंड दैट्स व्हाई दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सॉल्विंग लास्ट 5 years PYQ. एंड दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम. ऐसा नहीं है कि प्री से पहले कर लेते या वगैरह वगैरह, यही टाइम है, बिकॉज दैट विल मेक श्योर दैट इंफॉर्मेशन विच विल गेट यू स्कोर विल बी इन योर एक्टिव कॉन्शियसनेस. Okay, that will be there in your active brain when you will be writing the mains. Okay, and that will help you a lot. So these are the 3 things that you have to do. First, finish the syllabus, last 5 years PYQ, and then with the test. And here, last 5 years PYQ कैसे करना है? Unit wise revision करो. Okay, and वो जो units आप revise कर रहे हो, solve those PYQs, and then attempt the test. This is what you have to do. Now, something what shouldn't be done at this point of time, first is don't pick up any new source, irrespective of आपका source कितना भी outdated है, कितना भी
irrelevant लग रहा है आपको, don't pick up any new source. Why I'm telling you, I can because अगर आपने कोई source pick up किया होगा तो definitely it would have been recommended by some of the toppers at some point of time. It might be relevant, it might not be relevant based on the type of questions that is being asked. But whatever be the source, वो आपको एक basic minimum score जरूर दिला सकता है. Okay, even if it cannot get you 300 plus, but be assured कि कोई भी source है irrespective of means कितना outdated है, question bank है, whatever it is, you know what I'm talking about. It can get you like 250 to 260 marks provided आप उसको ढंग से, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है उसको ढंग से फिल्टर करके अपने आप लिख सको. So don't pick up new source because it will take a lot more time to read the new source. Plus multiple revisions चाहिए होते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है अगर आप नए सोर्स को रीड करना शुरू करते हो. So no matter whosoever convinces you कि भाई ये पढ़ ले, यहाँ से पढ़ ले, कुछ नहीं, अभी नए सोर्सेज नहीं उठाने हैं. एक दो टॉपिक्स के मान लो आपके पास कंटेंट ही जीरो है, इन दैट केस यस यू कैन जस्ट ऐड टू योर एग्जिस्टिंग कंटेंट, बट डोंट ऑल टुगेदर शिफ्ट टू अ न्यू सोर्स. किसी ने बोला कि फलाने के नोट्स बहुत अच्छे हैं या इस टीचर के नोट्स बहुत अच्छे हैं या ये क्वेश्चन बैंक आया है बहुत अच्छा है, डोंट. ठीक है, आपको अपने ब्रेन के जो फ्रेमवर्क है सेटअप को एडजस्ट करने में भी बहुत टाइम लगेगा. ओके, सो दैट्स व्हाई. सेकंड, डोंट जॉइन मल्टीपल टेस्ट सीरीज. ओके, कि there are some people who come to me and ask कि आपकी और L2A की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले या आपकी और XYZ किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, वहां पे 20 टेस्ट है, 25 टेस्ट है. I don't have any issue if you join somewhere else also, but join only one institute, not because one is better or the other is not. The thing is you won't be able to finish it. Okay, अगर 20-25 टेस्ट है तो आप मुश्किल से 7-8 टेस्ट ही लिख पाओगे. ओके, यू एंड अप विथ अ लॉट ऑफ गिल्ट. ओके, सो एट मैक्स यू विल बी एबल टू, इवन इन दिस टेस्ट सीरीज ऑल्सो आपके पास 9 टेस्ट हैं. आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट रिकॉर्ड, हमारे पास अटेम्प्ट रेशियो 40% से ऊपर नहीं होता है. एवरेज अटेम्प्ट रेशियो इज ओनली 40%. दैट मीन्स इफ 100 पीपल हैव जॉइन्ड दिस टेस्ट सीरीज, दैट मीन्स वी शुड हैव 900 पेपर्स इन टोटल, बट we end up getting not more than 360 or 400 papers. That means overall average attempt ratio is only 3 to 4 tests per person. तो अगर आप सोचो कि हम ओवर एम्बिशियसली सोच लेते हैं कि दैट इस बार 20 टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट लिख लिख के ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन जाएंगे, उस एटीट्यूड में नहीं आना है. ओके, जॉइन ए टेस्ट सीरीज विथ लिमिटेड टेस्ट. ओके, एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको बहुत लिखना है, राइटिंग तो डेफिनेटली करनी है, दैट शुड बी यू शुड बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन PYQs. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि PYQs करे तो इवैल्यूएट कौन करेगा. ओके, तो इसलिए टेस्ट ही लिख लेते हैं, भले पैसे लगेंगे, कोई इवैल्यूएट तो करेगा. दैट इज द लॉजिक दैट वी हैव. बट यहां पे भी टेस्ट कौन इवैल्यूएट करेगा? इज इट समबडी फ्रॉम UPSC कमिंग टू इवैल्यूएट योर कॉपी? No, you know the fact who is going to evaluate the copy. Okay, तो एंड आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेंस लिख चुके हो, आप ही जैसे क्रेडेंशियल वाले लोग ही कॉपी इवैल्यूएट कर रहे हैं. So why do you need somebody else's opinion on how you have written the answer? And something basic that you need to understand कि in any answer, it's like I am telling you, एक एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म है ऑटो एथनोग्राफी. ऑटो एथनोग्राफी का मतलब होता है एथनोग्राफी ऑफ सेल्फ. तो आई एम टेलिंग यू ऑटो एथनोग्राफी ऑफ एग्जाम में अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूं एग्जाम में क्या है. ओके, इट्स माय डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट आई फेल्ट इन माय एग्जाम मेंस एंड व्हाट शुड बी डन. बेसिकली आप में से जितने लोग भी मेंस दिए होंगे, एंड मैंने भी जब दिया है, तो आई रिमेंबर दैट व्हेन यू आर इन द एग्जाम हॉल यू डोंट रिमेंबर कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, इंट्रो में इस तरीके से लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, ये पॉइंट था, ये कंटेंट था, व्हाटएवर, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कंटेंट वगैरह जो भी हमने पढ़ा है वो सब गायब हो जाता है. आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपके साथ जाती है. एंड द ओनली टारगेट दैट यू हैव व्हाइल यू आर राइटिंग द मेंस एग्जाम, इट्स फिनिश द पेपर. पहला एंड द ओनली टारगेट यू हैव. एंड इफ यू आर एबल टू फिनिश द पेपर somehow, or maybe if you are able to get 2-3 minutes extra to revise, तो आपका रिस्पॉन्स यही होता है कि पेपर ठीक गया है. ओके, बिकॉज क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, यू ऑल्सो नो
कि इन 7 minutes यू कैन नॉट राइट एन आर्टिकल दैट इज ऑफ शशि थरूर का जो हिंदू का एडिटोरियल या कॉलम है वैसा तो नहीं लिख पाओगे, तो 7 मिनट में बहुत ही बेसिक चीज लिख पाओगे. एंड ऑलवेज रियलाइज दिस फैक्ट. ओके, सो डोंट एंगेज इन दिस, लीव दिस सेंस ऑफ परफेक्शन. ये जो सबसे बड़ा ट्रैप है कि मेरा आंसर ऐसा होना चाहिए कि वो मॉडल आंसर जैसा हो जाए. ओके, यूपीएससी उसको पब्लिश कर दे कि हमने इतने अच्छे कॉपीज नहीं देखी आज तक. ओके, या फिर सेंस ऑफ कंप्लीशन. नोबडी विल बी एबल टू फिनिश एवरीथिंग दैट इज मेंशन इन द सिलेबस, नॉट इवन नाउ, इवन आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ. 3 साल बाद भी आपको बोलूं कि 2026 में सितंबर में आपका मेंस का पेपर है तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा. ओके, तो इस चीज पे तो बिल्कुल डरना ही नहीं है. सेंस ऑफ कंप्लीशन, जस्ट लीव इट. एंड सेकेंड, सेंस ऑफ परफेक्शन, वो भी कभी नहीं होगा. 7 मिनट में कभी परफेक्ट आंसर नहीं लिखे जाएंगे अनलेस एंड अनटिल दे अलाउ यू टू यूज चैट जीपीटी इन द एग्जाम हॉल. ओके, वो नहीं होने वाला. यू हैव टू जनरेट द पॉइंट्स बाय योरसेल्फ एंड दैट्स व्हाई यू शुड नॉट फील और गो फॉर दिस सेंस ऑफ परफेक्शन कि बहुत अच्छा आंसर लिखना है, जब तक वो नहीं लिख पाऊंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा. बिकॉज दैट विल ऑलवेज एक्ट एन ऑब्स्टिकल टू यू, कि आप इस चक्कर में क्योंकि परफेक्ट आंसर नहीं लिख पा रहे हो, आप आंसर लिखते ही नहीं हो. एंड व्हाट हैपेंस कि एंड में एग्जाम में आप पहली बार अपना आंसर लिख रहे हो एंड योर फर्स्ट टाइम आंसर विल ऑलवेज लुक लाइक दैट समबडी हैज रिटन द आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. वो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक प्रो टाइप के बंदे ने या एक एक्सपीरियंस बंदे ने लिखा है. योर फर्स्ट आंसर विल ऑलवेज हैव ए लॉट ऑफ problems and that has to be rectified by regular answer writing. So please leave these two things. जैसा भी लिख रहा हूं लिखूंगा. जितना पेन एग्जाम से पहले चलाओगे उतना ही पेन एग्जाम में चलेगा. एंड अगर आपने यहां पे पेन की इंक बचाई तो वहां पे भी पेन नया का नया वापस आता है. ओके, एक जगह पे पेन रुकता है एग्जाम हॉल में एंड इट टेक्स 3 to 4 minutes to gather enough points and then to start writing again. This happens. All those who have written mains will definitely understand this. So your pen shouldn't stop while writing the exam, and that will only happen when you have the content or the basic pointers of whatever has to be written actively churning out in your mind. और वो तभी होगा जब आपने इन 3 महीने में बहुत सारे आंसर्स लिखे हों. तो कुछ ना कुछ आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे इमीडिएटली आपका ब्रेन आपको बम्बार्ड करता है, ए बी सी ये पॉइंट लिखो. जब तक आप वो 3 पॉइंट लिखते हो तब तक 4-5 पॉइंट्स और जनरेट हो जाते हैं एंड योर पेन विल नेवर स्टॉप. सो प्लीज राइट एंड राइट एंड राइट. दैट इज द ओनली वे दैट यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम. एंड सबसे बड़ा टारगेट, रिमेंबर दिस, पेपर कंप्लीट करना है. एंड इफ यू आर एबल टू फिनिश द पेपर, ट्रस्ट मी, देयर इज ए ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, 80% चांसेस हैं दैट यू विल बी अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू, अगर आप सिर्फ पेपर कंप्लीट करके आते हो. Because 60 to 70 or 80% students they are not able to finish the paper. अगर आपने एक क्वेश्चन, कई लोग बोलते हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन छूटे, नॉर्मली 1 या 2 क्वेश्चन नहीं छूटते. इफ यू आर लीविंग 1 or 2 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स ईच, से 30 मार्क्स, तो आप ये समझ लो कि आप 60 नंबर का पेपर छोड़ के आए हो. क्योंकि अगर 30 नंबर छूटा है तो पिछला जो आखिरी 30 अटेम्प्ट किया होगा वो भी बहुत घटिया ही अटेम्प्ट किया होगा, उसमें भी सिर्फ पॉइंट ही लिखे होंगे. So that means you have left 60 marks of the paper, you are completely out of the race. अब गेम से बाहर हो गए. सो दैट वेज फिनिशिंग द पेपर इज द बिगेस्ट टारगेट. एंड उस समय एग्जाम में आपके दिमाग में बस एक ही चीज चलनी चाहिए, साम दाम दंड भेद, कुछ भी तरीके से मेरा स्कोर मैक्सिमम होना चाहिए. क्वालिटी ऑफ आंसर्स, कंटेंट, ये सब चीजें क्या आता है क्या नहीं आता, वो सब वहां पे कुछ दिमाग में नहीं आता. द फर्स्ट टारगेट इज finishing the paper and the only target should be finishing the paper, no matter whatever you know. Okay. Now let's talk about what basically will bring you the score. Okay, so in score there are, say I would have said कि 4 major factors, but yes, आज मेरे को लगा कि 2 factors और हैं. तो the first factor which I believe or which every one of us believe is the content. ठीक है, कि आपके पास एक content है तो you will be able to write it down and definitely you will be able to score in the exam. ठीक है. बट कंटेंट किस लेवल तक का होना चाहिए, कितना कंटेंट चाहिए कि
क्योंकि बिकॉज कंटेंट इज इनफाइनाइट, एक सब्जेक्ट डिसिप्लिन इज इनफाइनाइट. यू आर नॉट हियर, यू आर रीडिंग ऑल द MSc लेवल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, बट there is no end to it. There are infinite number of researches, there are infinite numbers of articles, case studies, examples. How much you have to collect? Okay, अगर आप उस कंटेंट वाले केस में जाओगे तो आप तो डेटा कलेक्टर बन जाओगे, okay, rather than district collector. So what needs to be done? So आप हमेशा ये अपने कंटेंट को इवैल्यूएट करने के लिए you should make sure that there is no time to write anything extraordinary. अगर आपने कुछ बहुत ज़्यादा extraordinary idea या concept या theory पढ़ भी ली है तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि उसका background create करने में will take around 100-150 words. Moreover, if the theory or the idea is complicated, it's very difficult to reproduce in the exam hall, and that's why there is no need for anything extraordinary. हो सकता है यहाँ पे एग्जाम हॉल में इन टेस्ट सीरीज, बिकॉज आई डोंट हैव टू फॉलो द टाइमलाइन, सो एनीबडी माइट बी राइटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट हियर. ओके, अब हम लोग टॉपर्स की कौन सी कॉपीज देखते हैं? जो टेस्ट सीरीज की होती है. ओके, जहाँ पे वी एक्चुअली डू नॉट नो कि टाइम पीरियड को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, 3 घंटे में लिखी गई है या नहीं लिखी गई. तो उस केस में डू नॉट इवैल्यूएट योर कंटेंट. वट एवर यू शुड लर्न फ्रॉम द टॉपर्स कॉपी इज हाउ दे हैव प्रेजेंटेड. ओके, उनकी प्रेजेंटेशन कैसी रही है, वेदर इट हैज, उससे अगर कुछ सीख सके तो. कंटेंट तो मोर और लेस सब कोई एवरेज ही लिख के आता है वहां पे. ओके, ट्रस्ट मी, आउट ऑफ द 14,000 स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, आई कैन बेट कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते जो किसी और ने ना लिखा हो. तो उस चक्कर में फंसना ही नहीं है. डोंट गो फॉर दैट. ओके, सो देयर इज नो नीड फॉर एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जस्ट अ बेसिक कंटेंट विच इज relevant and it satisfies the demand of the question. एक पॉइंट कम ज्यादा doesn't makes a difference, एक एग्जाम्पल कम ज्यादा doesn't makes a difference, as long as the content satisfies the demand of the question. ठीक है, तो relevant हो, demand of the question. It should not be like beating around the bush, कि कुछ पेड़ के बारे में पूछा है तो पेड़ से बकरी बांधी और बकरी के बारे में लिखना शुरू किया. Don't go for that way. Okay, so डायरेक्टली टू द पॉइंट जाओ, रेलिवेंट आइडिया लिखो, एंड इट शुड बी एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ओके, प्लस द वोकैबुलरी दैट यू शुड बी यूजिंग शुड नॉट बी मच सोफिस्टिकेटेड. ओके, व्हाट एक्चुअली वी एंड अप डूइंग इज कि हम कुछ भारी भारी वर्ड्स याद कर लेते हैं और उसको रेगुलर इंटरवल्स पे ड्रॉप करते रहते हैं. ओके, बाकी अपनी अंग्रेजी बड़ी लेमन टाइप की है, बट कुछ भारी वर्ड्स वी आर ड्रॉपिंग एट रेगुलर इंटरवल्स. दैट एक्चुअली वो एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, उसको भी समझ में आ रहा है कि ये डिसकंटिन्यूटी आ रही है आंसर राइटिंग में. ओके, बाकी इंग्लिश बड़ी ही एवरेज या समटाइम्स बिलो एवरेज, एंड सम प्लेसेस यू आर यूजिंग सम वर्ड्स लाइक ऑब्नॉक्शियस और समथिंग लाइक दिस, वेरी हेवी वर्ड्स जिसका मतलब भी डायरेक्टली शायद आपको भी ना पता हो, but just because I have read it from somewhere. So don't write anything that is too sophisticated. It should be very simple, plain language. दोनों के लिए, आपके लिए भी, because it will be easy to recall and reproduce. Second, it will be attractive to the examiner also. Okay, one thing that you can do while writing the content, which usually most of the people actually ignore, is always, or in some cases, try to establish linkages, जो हम लोग बहुत कम करते हैं. linkages में क्या? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग, जैसे अभी सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, देखो जब हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं तो व्हेन आई एम टीचिंग सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी तो आई विल बी रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. पर ये सेक्शनल टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको उसी सिलेबस पे बात करनी है. यू हैव रेड द एंटायर एंथ्रोपोलॉजी वंस, एटलीस्ट वंस, तो आप बाकी जगह से भी कुछ पॉइंटर्स लिख के लाओ, वहां पे लिखो. Okay, just to remain true with the nature of the discipline. We all have read that anthropology is holistic study, but we do not actually practice or we do not show it in our answers. We should show it. Anthropology is really a holistic study. So whenever you are writing about anything socio-cultural, if there is any possibility, try to link it with biological anthropology. Try to relate it something evolutionary studies. पढ़ा है, लिंकेजेस बना सकते हो, लेकिन क्या होता है कि हमने अपने दिमाग में कंपार्टमेंट्स बना कर रखा है कि ये इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन है
तो उसी चैप्टर का जो बॉक्स खुलेगा उसमें से जो इंफॉर्मेशन आएगी बस वही लिखेंगे. वी विल नॉट बी राइटिंग एनीथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों ने पहला टेस्ट दिया होगा या देखा होगा एटलीस्ट पेपर, तो उसमें एक क्वेश्चन है एनकल्चरेशन का. ओके, एवरीबडी हैज रिटन एनकल्चरेशन और सबने वही लिखा है जो यूनिट 2.1 कल्चर में जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से. Why can't we write something related to evolution? Why enculturation is something, or how it is related to our evolution? Humans, they basically are born with undeveloped brain. ठीक है, जरूरी भी है. क्यों? क्योंकि अगर डेवलप्ड ब्रेन हो जाता तो बाइपेडल मतलब जो पेल्विक बोन है उससे पास ऑन करना बेबी का बहुत डिफिकल्ट होता. तो ह्यूमन इज बोर्न विथ अनडेवलप्ड ब्रेन. 90% of the brain development happens in the first 5 years. That means हमारी जितनी cognitive capabilities हैं वो post birth बनेंगी. That means we learn a lot of behaviors and that is enculturation, and that is one of the reason we are one of the most intelligent species on earth. One of the most intelligent species on earth, because we learn a lot of behaviors. अगर हमारा brain womb में ही develop हो जाता तो हमारे जितने बिहेवियर्स होते वो इन्नेट होते बाय बर्थ, जस्ट लाइक एनी अदर एनिमल्स. वी वुडंट हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट जस्ट बिकॉज आवर बायोलॉजी वाज सच, दिस प्रोसेस ऑफ एनकल्चरेशन एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉग्निटिव कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन. वी कैन कनेक्ट इट. और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे यू विल बी एबल टू कनेक्ट अ लॉट मोर थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन था, culture unique to human beings. Yes, we can talk about primates and और ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन. आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट. किनशिप से पहले वाले सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन था? या कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन एवरीबडी नोज कि मदर फादर दोनों साइड से रिलेशन रखते हैं. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन इज एक्चुअली बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट एरा ड्यू टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. सरोगेसी. ओके, किसी और के वूम में पैदा हुए और आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कोई और हैं, या फिर 3 पेरेंट बेबी. ओके, somebody else's mitochondria, somebody else's nuclear DNA. Okay, so who actually is your biological mother? The one for which you have the nuclear DNA या फिर किसका mitochondrial DNA? Who is your biological mother? यहाँ पे भी complementary filiation will come into place. And adoptions. So such kind of things you have to relate it to it. मतलब genetics के बात थी तो we could have incorporated those areas also. अब ये सब हमें सबको पता है. इट्स लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी मच न्यू. इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग दैट वे कि क्या कुछ ऐसा है दैट आई कैन ब्रिंग इन फ्रॉम द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ओके, एंड पुट इट हियर. और मे बी इवन इफ यू आर नॉट फाइंडिंग इट समथिंग फ्रॉम द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ट्राई टू कोट इंडियन एग्जाम्पल्स. ओके, बिकॉज हाँ, जहां पे अप्रोप्रिएट केस स्टडी है, किसी स्कॉलर के आइडिया को बता रहे हो तो डेफिनेटली जहां पे उन्होंने केस स्टडी किया वो बताओ. लेकिन कुछ जगह पे इंडियन एग्जांपल्स कोट करना इज आल्सो वेरी मच बेनिफिशियल, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर अपियरिंग फॉर यूपीएससी ऑफ इंडिया. ओके, इट्स लाइक यू विल बी अपियरिंग फॉर, और यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया. ओके, एंड इस केस में कोटिंग इंडियन एग्जाम्पल्स, रिलेटिंग द कंसेप्ट विद इंडियन एग्जाम्पल, इंडियन सोसाइटी एट द ग्राउंड लेवल, विल ऑलवेज गिव यू एन एज. That will show the examiner that how much you understood it. That is, you are applying the same concept, even if it is not a relevant case study or it's not something done by some scholar. Still, you can quote it because that will show the examiner कि आपने concepts को apply किया है Indian context में भी. Okay, so try to bring this interlinkages whenever you are writing the answers last 5 years PYQ में. So think in this direction. अब कुछ जगह पे you will clearly find the connect. Some places you might not find the connect. ऐसा नहीं है कि 19 के 19 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करोगे पेपर 1 में you should be quoting something Indian or you should be quoting something from physical anthropology. It's not necessary. But even in 4 or 5 questions, if you are able to do like this,
ठीक है, वही आपके आंसर को नया बनाएगा, नॉट समथिंग न्यू कंटेंट। वो कंटेंट आपको भी पता था, किसी और को भी पता होगा। वॉट यू डिड, यू जस्ट लिंक्ड इट, और आपने उसको किसी और कंटेक्स्ट में रिलेट करके कोट कर दिया, एंड दैट विल मेक योर आंसर, और दैट विल गिव यू एन एज ओवर अदर्स, एंड दैट विल गेट यू सम हाफ और 1 मार्क्स एक्स्ट्रा, और दैट माइट इंप्रेस द एग्जामिनर। वो नया हो सकता है, कंटेंट नया नहीं होगा। ओके, सो जस्ट try to understand, try to explore in these kind of mechanisms, and that will help. Second factor, which is equally important as the content, is the presentation. Okay, so many of you have met me personally and I have given you this analogy, and I'll quote it again, कि आप ये फ्रेंड्स के बाहर से चाय पीते हो 10 रुपए की, आप कैफे कॉफी डे पे जाके भी चाय या कॉफी लोगे तो वो 200 रुपए की हो जाती है। The ingredient is same in both the cases. Okay, चाय पत्ती, दूध, चीनी, कुछ ऐसा नहीं हो जाता है कि वो मार्स से दूध लेके आ रहा है या मार्स से कॉफी उगा के लेके आ रहा है। Okay, but one is costing you 10 rupees, the other is costing you 200. The only reason is the presentation. That means the same ingredient can be presented you in such a manner that will increase the price to 10 times or 20 times. So same content, you can present it as it might seem like कि भाई साहब इसको बहुत अच्छे से आता है, और सेम कंटेंट को आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे, द एग्जामिनर माइट गेट इरिटेटेड कि इसको कुछ नहीं आता। सो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज गुड, मतलब आपके पास बहुत से बहुत अच्छा कंटेंट हो, बट अगर आपकी प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी है तो नो मैटर वॉट, हाउ मच यू हैव रेड, हाउ मच यू नो इट, इट विल बी ऑफ नो यूज। सो प्रेजेंटेशन हैज टू बी वर्कड अपॉन, एंड फॉर प्रेजेंटेशन यू नीड टू कीप ऑन राइटिंग, बिकॉज आपको अपने प्रेजेंटेशन में वीकनेसेस तब तक पता ही नहीं चलेंगी जब तक आपने आंसर्स नहीं लिखे। ओके, एंड फॉर दैट, और प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने का तरीका टेस्ट सीरीज नहीं है, बिकॉज वहां पे तो आपको टाइम लेवल पे टाइम को फैक्टर रख के लिखना पड़ता है। 7-8 मिनट्स में यू कैन नॉट थिंक ऑफ प्रेजेंटेशन एंड राइट, यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ होमवर्क बिफोर हैंड एट होम, जहां पे आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पहले ही बना के रखोगे, and that you will use in the test series, and then you will refine it again and use it in the mains exam. So presentation needs to be worked upon, and presentation में सबसे important क्या है, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्लावरी या बहुत खूबसूरत लिखना है। One thing is, with your presentation, first thing that you should be focusing upon, that is the clarity of thought. आपने जो बताना है एग्जामिनर को वो एकदम क्लियरली बताओ, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनालॉजीज और समथिंग लाइक दैट, वेरी सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स और समथिंग लाइक दैट। क्लैरिटी ऑफ थॉट शुड बी देयर, कि जो आपने समझा है उसको सीधे सादे शब्द में, सीधे सरल शब्द में आप उसको बता दो। ओके, देन इफ नॉट ब्यूटिफुल, इट शुड एटलीस्ट बी लेजिबल। मतलब आई बिलीव दैट effort made by the examiner while reading your paper is inversely proportional to the marks that you get. वो जितना एफर्ट लगाएगा आपके पेपर को पढ़ने में, उतने नंबर कम होते जाएंगे, और वो जितना स्मूथली आपका पेपर पढ़ते चला जाएगा उतने अच्छे। अब स्मूथली का मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ लिखा ही नहीं तो पढ़ना ही क्या है। सो इट शुड बी लेजिबल। किसी जगह पे ऐसा नहीं है कि कुछ लिखा है और अगर आपके फॉन्ट में, अगर आपके राइटिंग्स में, लेटर्स में कुछ गड़बड़ है तो जस्ट आइडेंटिफाई दैट एंड रेक्टिफाई इट कॉन्शियसली। इट वोंट टेक मोर देन 2 वीक्स। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके कुछ टी और एफ में फर्क पता चलता ही नहीं है, तो इन दैट केस जस्ट आइडेंटिफाई इट और रेक्टिफाई इट विद इन 2 वीक्स। इट विल बी, आप कॉन्शियसली वो ऐसे ही लिखना शुरू कर दोगे, 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा, बट लेजिबिलिटी होनी चाहिए। एंड बहुत सारे केसेस में आपने देखा है कि कुछ आपने वर्ड लिखा, एक ये है और एक ऐसा कर रखा है कि पूरा पेज ही फट जाए। तो डोंट गो फॉर लाइक दिस, एक सिंपल कट that will save your time, that will make your answer at least look pleasing to the eyes of the examiner. ठीक है, प्रेजेंटेशन में एक चीज और है, although it is very trivial, but the pen that you use also plays a very important role. Okay, तो पेन बहुत ज्यादा लाइट ना हो, बहुत ज्यादा लाइट मतलब एकदम जो स्काई ब्लू का होता है वो उस टाइप का ना हो। पायलट पेन डेफिनेटली, अगर आप पायलट पेन यूज कर रहे हो V5 तो that's
दैट सीम्स प्लीजिंग टू द आईज ऑल्सो, और वो काफी थोड़ा सा डार्क फॉन्ट आता है, सही लगता है। बाकी आप जो भी पेन यूज कर रहे हो, एटलीस्ट अगर आप किसी से भी, अपने किसी फ्रेंड से पूछ लो कि ये देखने में पेपर में कैसा लग रहा है, ओके, एंड इफ ही सेज दैट इट डज नॉट सीम्स ओके, देन चेंज द पेन, ओके। ये बहुत ही ट्रिवियल चीज है, बट डेफिनेटली कैन ब्रिंग मतलब आपके जो अपीयरेंस है आंसर का, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा देगा, ओके। सो द प्रेजेंटेशन फर्स्ट, clarity of thought, then legibility. The third one is the matlab answer should be well structured. And this structure should not vary, it should be consistent throughout the paper. Structured का मतलब क्या है कि point should be in a coherent manner. ऐसा नहीं है कि जब जो याद आया वो लिख दिया, तो पहले consequences लिख दिए, बाद में cause लिखा, ऐसा नहीं करना है, ओके। या फिर कई बार क्या होता है कि सपोज इफ यू हैव रिमेंबर्ड देयर आर दीज आर 10 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और दैट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन और समथिंग लाइक दैट, आपको 6 याद आ रहे हैं उस समय, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है कि आप 7, 8, 9, 10 भी लिख दोगे। व्हाट यू डिड, यू जस्ट लेबल्ड 7, 8, 9, 10, लेकिन ये सोच के कि बाद में जब टाइम बचेगा तो वहां पे 7, 8, 9, 10 लिख के आएंगे, लेकिन वो तो टाइम मिलता नहीं है वापस आने का, आप मुश्किल से पेपर खत्म कर लो। अब वहां पे आपने इतनी बड़ी ब्लंडर कर दी है कि इफ यू हैव रिटन 6 एंड रिटन सो ऑन एंड सो ऑन, एग्जामिनर वुड हैव गिवन यू द मार्क्स, बट नाउ यू हैव स्पेसिफिकली मेंशन कि 7, 8, 9, 10 है और मैंने नहीं लिखा है, नाउ ही इज बाउंड टू कट द मार्क्स। आपने उसके लिए जगह छोड़ दी है, वो ब्लैंक छोड़ दिया है, एंड दैट इज ए इंडिकेशन दैट आई डोंट नो दिस, आई हैव फॉरगॉटन दिस, दैट मीन्स द मार्क्स हैज टू बी डिडक्टेड। So the answer should be very well structured, okay, और well structured में simple सीधी सी बात है, that is it should have intro, body and conclusion, irrespective of how simple your introduction is, how simple your conclusion is, it should always have intro, body, conclusion, okay, and the body should always be in the form of headings. Heading can be some important keywords of the answer. Headings can be the dimensions that you have addressed, but it should be throughout the paper that the body should have headings. अब हो सकता है एग्जामिनर का पढ़ने का मन ना हो आपका पूरा पेपर, सच में नहीं होता है, क्योंकि आप एक ही जैसे कॉपी, एक ही जैसा कंटेंट, मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे हैव रेड द सेम बुक, सेम सोर्सेज, जैसे जीएस में भी या फिर कहीं एंथ्रो में भी, so that's why more or less people are writing almost the same thing. Imagine the state of mind of the examiner, what he will feel after reading the 10th or 12th copy. आप उसका एफर्ट कम कर दो, आप हेडिंग्स डाल दो हर पॉइंट की, और वो हेडिंग ही पढ़ता हुआ निकल जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि आपने सारे एरियाज को एड्रेस किया है, एंड ही विल इमीडिएटली ही विल डेफिनेटली गिव यू अबव एवरेज स्कोर। अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉइंट फॉर्मेट में लिखे, पैराग्राफ फॉर्मेट में, वट एवर यूर नेचुरल स्ट्रेंथ इज और वट एवर यू आर नेचुरली इंक्लाइन टू, फॉलो इट। पॉइंट लिखो, पैराग्राफ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरी पॉइंट, एवरी पैराग्राफ कैन हैव अ सिंगल हेडिंग, जिसमें वो पता चल जाए कि उस पॉइंट या पैराग्राफ में क्या आया है। अच्छा, एक एग्जाम एडवांटेज तो ये है कि एग्जामिनर के लिए इजी हो जाएगा। सेकेंड एडवांटेज इज आपके लिए भी रिकॉल करना इजी हो जाता है। You cannot remember each and every point in statements, but if you have created the structures of the answer in the form of intro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 headings, and finally the conclusion, you will easily be able to remember the 6 words. एक दो ऊपर नीचे गायब भी हो गए या ऊपर नीचे हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, but the headings are easy to recall and reproduce in the exam, okay, and it will be easy for the examiner as well. तो सिंपल अपने आंसर जो आप प्रीवियस 5 years के बना रहे हो, go it in this manner rather than simply copying the content and writing big paragraphs as the answer. Create content in the form of headings which are easy to recall and reproduce. एक सिंगल वर्ड आपको याद करना है and you will be easily be able to expand it. Moreover, these kind of structures they मतलब वो आपको हर जगह हेल्प करेंगे। क्वेश्चन 10 नंबर का हो, 15 नंबर का हो या 20 नंबर का हो, you have a skeleton now. That it's the intro, there are 6 points that have to be covered, and finally the conclusion.
तो क्वेश्चन 10 नंबर का हो तो हर हेडिंग के ऊपर 10-10 वर्ड लिखने हैं, क्वेश्चन 15 नंबर का हो तो 20 वर्ड लिखने हैं, 20 नंबर का हो तो करस्पॉन्डिंगली उतना ही उस हेडिंग को एक्सपैंड करना है. इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिकॉल एंड ऑलवेज फिट इट एज पर द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन. सो योर प्रेजेंटेशन शुड बी लाइक दिस, लेजिबल हो, क्लैरिटी ऑफ थॉट दिखे एंड स्ट्रक्चर्ड हो. प्लस दिस प्रेजेंटेशन शुड बी यूनिफॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट आंसर. हर क्वेश्चन पे नया स्ट्रक्चर नहीं बनाना है. इट शुड बी throughout the paper that it is a uniform presentation, because examiner वो 3-4 क्वेश्चन में ही आपको जज कर लेता है. आई एम टेलिंग यू, एज आई एम टेलिंग यू ऑटो एथनोग्राफी, तो इट्स समथिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू. जब मैं कॉपी चेक कर रहा होता तो आपके शुरुआत के 4-5 आंसर्स में ही समझ में आ जाता है कि कितना आता है कितना नहीं आता. ओके, एक परसेप्शन, एक इमेज ऑलरेडी इज क्रिएटेड इन द माइंडसेट, एंड इट्स नॉट समथिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ ऑब्जेक्टिव आई ट्राई टू बी. Ultimately, I am also a human being. यहाँ पे तो मेरा फिर भी इंसेंटिव है that if I get evaluate the copy properly, in that case I will get good feedbacks. In the next year, I'll have more students and so on so forth. वहाँ पे उसका कोई इंसेंटिव नहीं है. You will not even get the copy to see whether the evaluation is proper or not, or whether the evaluation has been subjective or completely objective. So this is the human tendency कि वो पहले 4-5 आंसर्स में ही वो डिसाइड कर चुका है कि आपका लेवल कितना है. एंड नेक्स्ट टाइम व्हाट विल हैपन इन द फर्स्ट 4-5 आंसर्स व्हेन ही हैज सीन और क्रिएटेड ए परसेप्शन ऑफ यू, यू विल फाइंड दैट कि उसका, और हमारे केस में भी क्या होता है कि हम बेस डिसाइड कर चुके होते हैं कि दैट बेस मार्क क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव सीन दैट दिस कॉपी, दिस स्टूडेंट सीम्स टू बी इंटेलिजेंट और दिस स्टूडेंट सीम्स टू बी गुड, so my base mark I have already decided कि अब मैं कोई भी क्वेश्चन को इवैल्यूएट करूंगा तो I will start with basic minimum 50%. okay, and मेरा जो एडिशनल मार्क्स होगा that will be 50 प्लस कितना, 60 जाना है, 65 जाना है, 70. और in the initial few questions if I have this made an impression इसको कुछ नहीं आता, so my base mark will start from 2 number or maybe 20%, and then at max I will reach 50% इन एनी क्वेश्चन कि ये वाला ठीक लिखा है, बाकी तो घटिया लिखे थे, तो 20 से 50 तक पहुंचेंगे. और किसी का अगर शुरुआत में इंप्रेशन ऐसा हो गया तो 50 से शुरू करेंगे एंड मे बी आई माइट गो टू 70-75%. सो योर इनिशियल फ्यू आंसर्स विल क्रिएट एन इंप्रेशन एंड दैट इज विथ एवरीवन. मैं आपको भी कोई कॉपी दे दूंगा तो आप पहले 2-3 कॉपी में जो इंप्रेशन बन जाता है आप देखोगे कि ओवरऑल स्कोर भी उसी रेंज में आता है. ऐसा नहीं होगा कि एंड में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर्स हो जाते हैं. सो presentation plays a very important role. Then the third and the most important factor in optional, choice of the questions. अगर आपके questions गलत चूज हो गए तो then you know it, the consequence is you are out of the exam. अगर गलत क्वेश्चन चूज किए तो ओके, तो फॉर दैट ये ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में अचानक से आपको कुछ ब्रह्म ज्ञान आ जाता है कि आपको चॉइस ऑफ क्वेश्चन प्रॉपर हो जाते हैं. नो, इट विल डेवलप इन दिस पीरियड ओनली व्हेन यू विल बी राइटिंग योर पेपर, व्हेन यू विल बी प्रैक्टिसिंग लास्ट 5 years क्वेश्चंस. you will find that there are certain areas which you are not able to articulate properly. You will find that there are certain areas जहां पे आपके articulation में flaws हैं. Irrespective of the concept clarity that you have, maybe there are people who might not be able to articulate physical anthropological content very properly, irrespective of they being doctors. And there are few people who might be able to articulate socio-cultural anthropology properly. Okay, अब कोई जनरल रूल नहीं है कि आपको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अटेम्प्ट करने हैं तो ज्यादा नंबर मिलेंगे या ट्राइबल अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे. वो आपको अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है. मींस व्हाट हैपेंस, सम टॉपर्स कम्स हियर एट द पोडियम एंड सेज कि मैंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी अटेम्प्ट किया, मुझे ज्यादा नंबर मिले, राइट? एंड वी स्टार्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट टॉपर. भाई उस टॉपर ने 3-4 महीने आंसर राइटिंग की और आइडेंटिफाई किया कि मेरा स्ट्रेंथ क्या था. I am good at physical anthropology, I am good at tribal, I will attempt that, I'll get good marks. तो उसने खुद इस स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया और उसको जाके यूज किया. भाई आप भी लिखो, हो सकता है you might find that you are good at articulation in socio-cultural part or maybe tribe or maybe village or caste or something like that. तो आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके क्वेश्चंस को चूज करो.
Okay, and that will give you the marks, not somebody making a general statement that physical anthropology में marks ज़्यादा आते हैं या tribal में ज़्यादा आते हैं. No, there are hundreds of people who are qualifying with anthropology, and you can find that they all have attempted different sets of questions. That means सब में marks आए हैं. But the thing is कि they have identified their strength, कि मैं कहाँ पे ज़्यादा बेहतर articulate कर पाऊंगा, and उसके basis पे उसके लिए आपको 5 साल के पेपर करने होंगे, and then only you will identify your strength and your weakness. Now one more thing that comes into picture, जैसे एक question है जिसमें 3 सब questions हैं. अब एक ऐसा question जिसमें तीनों पे थोड़ा थोड़ा आता है, मतलब काफी पूरा नहीं बट more or less लिख देंगे थोड़ा बहुत, और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक 15 और एक 20 नंबर पे पूरा अच्छे से आता है, एंड ये पूरा ब्लैंक है, 0. व्हाट वी एंड अप डूइंग, पहली बात तो कोशिश करनी कि ऐसा ना हो, सारे क्वेश्चंस आते हो, बट इन केस इफ यू एंड अप इन दिस सिचुएशन, व्हाट यू शुड डू, मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो फॉर दिस, इस पे जाएंगे कि ये करना ज्यादा सही है. बट व्हाट एक्चुअली हैपन, सपोज करो आपने इन तीनों का अटेम्प्ट किया, आप उसमें 5-5 नंबर मिल भी गए या 6-6 नंबर भी मिल गए, तो you end up getting 15 to 18 in total. But if you know a 15 marker question properly and 20 marker question properly, you can get 22 there itself. 4 नंबर का एज यहीं पे मिल रहा है. हाँ, so that way don't go for such kind of question कि जिसमें तीनों में थोड़ा थोड़ा आ रहा है. पहली बात तो ये चांसेस कम ही हो, वो ज्यादा बेहतर है, सेफ साइड पे रहना है कि सारे क्वेश्चंस उतने ही अच्छे से आते हो. ओके, और या फिर ऐसे क्वेश्चंस हो जिसमें सब कुछ आता हो बढ़िया से. लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, देन यू शुड गो फॉर दिस क्वेश्चन. चॉइस ऑफ क्वेश्चंस डू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. स्पेसिफिकली अगर आपको क्वेश्चन लिखते लिखते ये एनालाइज हुआ कि ये क्वेश्चन गड़बड़ चूज कर लिया मैंने, एंड यू आर इन द मिड ऑफ दैट आंसर, ट्रस्ट मी, वो पूरा पेपर फ्रस्ट्रेशन में खराब हो जाएगा. बिकॉज आप वापस नहीं जा सकते काट के, क्योंकि आपने ऑलरेडी 6-7 मिनट उस क्वेश्चन को दे दिया है, एंड आपको अब उसी क्वेश्चन को करना है डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट यू कुड हैव आंसर्ड सम अदर क्वेश्चन बेटर. So choice of question is very important, and you should take it very seriously, and that's why I would suggest spend 3 to 4 minutes before the exam or before start writing to decide what questions you have to write. 3 से 4 मिनट आप दो. कई लोगों की टेंडेंसी कि पेपर मिलते ही लिखना शुरू कर देते हैं. That should not happen. Okay, next one factor time management. Ultimate goal which I have told you is to finish the paper. अगर आप पेपर फिनिश कर रहे हो तो 70-80% चांस है आप इंटरव्यू दोगे ही दोगे. तो उस केस में टाइम मैनेजमेंट इज द की टू फिनिश द पेपर. एज आई हैव टोल्ड यू, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से ये काम होना चाहिए, पेपर कंप्लीट होना चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर मतलब जो भी पॉसिबल है वो लाने की कोशिश करनी है. आता है नहीं आता है, नो मैटर व्हाट. सो टाइम मैनेजमेंट, एंड हियर टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली एन इश्यू विथ ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस. ठीक है, हम सब के साथ, इवन व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट, दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रगल दैट वी गो थ्रू इन मेंस. हम लोग को लगता है कि सबसे बड़ा स्ट्रगल है कंटेंट, बट जब आप मेंस में बैठोगे तो देन यू विल रियलाइज द बिगेस्ट स्ट्रगल इज नॉट द कंटेंट. आपको जितना पता है आप वो भी नहीं लिख पाओगे. तो व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रगल? दिस टाइम मैनेजमेंट. अब टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रगल्स एक क्यों आती है कि हमारा दिमाग बहुत एक्टिवली रिकॉल नहीं कर पा रहा वहां पे एग्जाम हॉल में. वो इसलिए भी है क्योंकि हमने लिखा नहीं है पहले, वी हैव नॉट रिटन आंसर्स. इफ यू राइट इट विल बी इजी टू रिकॉल फर्स्ट, एंड टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा. दूसरा, वी स्टार्ट लुकिंग एट टाइम मे बी आफ्टर 1.5 आवर्स. 1.5 घंटा बीत गया, तब हम टाइम को लेके थोड़े कॉन्शियस होते हैं. एंड व्हाट हैपेंस कि पहले 1.5 घंटे में वी हैव अटेम्प्टेड 6 क्वेश्चंस, एंड बाद के 1.5 घंटे में वी हैव टू अटेम्प्ट 13 मोर क्वेश्चन, जस्ट डबल ऑफ इट. तो we have already lost the track of time. So that's why the time should be taken care of from the very first question itself. आपके सामने घड़ी होनी चाहिए. If you are attempting say a 15 marker question as a first question, you should start
मीन्स 10 मिनट है, 10:30 मिनट है, यू शुड स्टार्ट लुकिंग एट द टाइम कि मैंने से 9 बजे शुरू किया अटेम्प्ट करना, तो मुझे 9:10 पे आई शुड बी एबल टू फिनिश द आंसर. सो से आपने 6, 7, 8 मिनट हो गए. नाउ ट्राई टू रैप अप द आंसर. वंस यू हैव क्रॉस्ड 8.5 minutes, ट्राई टू रैप अप द आंसर एज सुन एज पॉसिबल. ओके, एंड जिससे क्या होगा कि हार्डली आप 1-2 मिनट पर क्वेश्चन एक्सीड कर रहे होगे, तो ओनली द लास्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू अटेम्प्ट विल सफर. बट व्हाट हैपेंस कि हम शुरुआत में बहुत एकदम रिलैक्स होकर लिख रहे होते हैं, एंड पहले 1.5 घंटे में 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन होते हैं, एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग फास्ट. तो ऑल टुगेदर व्हाट विल हैपन, द क्वालिटी ऑफ द आंसर्स दैट वी हैव रिटन इन द सेकंड हाफ ऑफ द पेपर दैट विल बी वेरी बैड, वेरी पुअर. और इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको कितना भी कंटेंट पता हो, अब 1.5 घंटे में अगर आपने 13 क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप खुद सोच लो कितने 5-6 मिनट में या 7 मिनट में आपने एक आंसर लिखा है. अब 20-20 नंबर के आंसर अगर आप 7 मिनट में लिख रहे हो, तो दैट मीन्स द क्वालिटी ऑफ द आंसर्स विल बी वेरी बिलो एवरेज. ओके, एंड द राइटिंग विल बी इन सम केसेस इट विल बिकम इलिजिबल, और आखिरी के 1-2 क्वेश्चन तो छूटना पक्का है. सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ द टाइम कि भाई 7 मिनट में लिखना है, तो 5 मिनट हो गया, so I should now start wrapping up. I should try to conclude the answer. Okay, so this is for the time management. Plus, when you begin the paper, 2 things you should remember: never start with 10 markers. Never ever start with 10 markers. And second, never ever end with 10 markers. दोनों केसेस, कभी 10 मार्कर से शुरू भी नहीं करना है और कभी 10 मार्कर को एंड में भी नहीं करना है, खास करके क्वेश्चन नंबर 1 को. आई विल गिव यू द रीजन फॉर दिस. 10 मार्कर से शुरू करने में क्या प्रॉब्लम है, आप अभी पेपर लिखना शुरू किए हो. ओके, योर ब्रेन इज गेटिंग वार्मिंग अप एक्चुअली. ओके, नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव इज इन द एक्टिव कॉन्शियसनेस. अब आपको 7-7 मिनट में आंसर खत्म कर करके आगे बढ़ना है. ओके, तो 35 मिनट में आपको 5 आंसर लिखने हैं, मतलब 5 बार आपको इंट्रो, 5 बार कंक्लूजन, 5 बार अलग ही डोमेन पे आपको सोच सोच के बॉडीज प्रोड्यूस करनी है. इट बिकम्स अ मोर डिफिकल्ट टास्क. ओके, एंड यू विल नेवर बी एबल टू कीप इन ट्रैक बिकॉज द ब्रेन इज एक्चुअली वार्मिंग अप. अभी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे नहीं आई है, एंड दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज बिगिन विथ, say suppose if you have chosen question number 2, 3 and 7, so begin with any one of them. ठीक है, बिगिन विथ से क्वेश्चन नंबर 2. तो आपके पास एक एक आंसर को लिखने के लिए कम से कम 10-11 मिनट तो हैं. मोर टाइम टू थिंक, मोर टाइम टू डेलिबरेट, मोर टाइम टू राइट इट डाउन. ओके, सो दैट्स व्हाई यू शुड नेवर बिगिन विथ अ 10 मार्कर. ओके, नाउ सेकेंड थिंग, नेवर एंड विथ द 10 मार्कर. व्हाई? बिकॉज द 10 मार्कर इज एट द फर्स्ट, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 खास करके अगर आप उसको शुरुआत एंड के लिए छोड़ दोगे, so what will happen, there will always be a paucity of time, and in that case the quality of the answers in the beginning, जो कि जिससे आपकी कॉपी शुरू हो रही है, उसकी क्वालिटी खराब होगी because you have written it at last. तो उस सिनेरियो में क्या होगा, as I have told you, कि पहले 3-4 आंसर में ही वो आपका लेवल जज कर चुका है. So if your first 3-4 answers are below average or not well presented, in that case the overall marks that you are going to score will suffer. So that's why how you should go with, कि suppose करो कि आपने 2, 3, 7 क्वेश्चन चूज किया. So in the first say 70-75 minutes you should be able to attempt 100 marks. So it can happen कि आपको 2-3 पूरे अच्छे से आते थे, आपने पूरा अटेम्प्ट कर दिया, और it can happen that you knew 2 question each from each of the question. आपने उन 6 को अटेम्प्ट कर दिया, but overall first 70 to 75 minutes you should be able to finish at least 100 marks of the paper. Okay, then आप जब 2 आंसर्स लिख चुके हो, 100 मार्क्स का पेपर कर चुके हो, then your brain is completely active, completely warmed up है. Okay, everything that you have read has basically कम टू द एक्टिव कॉन्शियसनेस. आपके सारे पॉइंट, सारे कंटेंट, सब कुछ एक जगह पे आ चुका है. अब आप 10 मार्कर को लिखो, और आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो भी एकदम पूरे फ्लो में आ चुकी है. ओके,
then it is possible to write or generate a decent answer and decent content within 7 minutes. तो आप then go for 10 marker altogether straight forward and then आखिरी में जो 20-25 मिनट बचे उसमें आपका एक लास्ट आंसर सफर करेगा. That's it. Okay. So remember this, never begin with 10 marker. 10 marker से आप कभी भी पेपर, आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके भी देख लो, आप 10 marker से शुरू करो, आपका पेपर छूटना भी ऑलमोस्ट फाइनल हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में 5 आंसर्स जनरेट करने में टेक्स अ लॉट मोर टाइम्स, एंड दैट्स व्हाई नेवर बिगिन विथ एंड नेवर एंड विथ 10 मार्कर. नाउ वन मोर थिंग दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू इन ए बेटर टाइम मैनेजमेंट विच आई हैव प्रैक्टिस्ड, मतलब मेरा भी 2014-15 में पेपर छूट जाता था हर बार. ओके, तो व्हाट आई डिड इन 2016 एंड 17, जिसकी वजह से एटलीस्ट मैंने पेपर कंप्लीट कर लिया. ओके, सो व्हाट you could do in the first 3-4 minutes that I have told you कि आपको आंसर मतलब क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए और एटलीस्ट चॉइस करना चाहिए. तो whenever you are reading a question, okay, just उस क्वेश्चन के बगल में ना 2-4 वर्ड्स जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, इसमें ये डायमेंशन, ए बी डायमेंशन, सी डायमेंशन, कुछ भी लिखना है, नॉट बिग पैराग्राफ्स और बिग सेंटेंसेस और फ्रेजेस, जस्ट वन वर्ड ए बी सी कुछ ऐसा उस क्वेश्चन के बगल में ही क्वेश्चन पेपर में लिख दो. ओके, why? Because when you will start attempting that question, you will have 2-3 points already written there. और जब तक आप वो 2-3 पॉइंट लिखोगे तब तक आपका ब्रेन आपको 2-3 पॉइंट और जनरेट करके दे देगा, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू, और दैट विल एक्चुअली मेक श्योर कि आपका पेन कहीं रुके नहीं. ओके, आप फ्लो में लिखते चले जाओगे. बट व्हाट हैपेंस कि आप व्हेन यू आर स्विचिंग टू अ न्यू क्वेश्चन, यू विल हैव टू टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट, इसमें क्या क्या लिखना है, वो टाइम आप बचा सकते हो. So in the initial when you read the paper 3-4 मिनट, तो whatever pointers is coming to your mind, किसी भी क्वेश्चन को देख के उस क्वेश्चन के बगल में लिख लो. 1-2 पॉइंट ही होगा, वो एटलीस्ट आपको कुछ इनिशियल स्टार्ट दे देगा. एंड व्हेन यू विल बी राइटिंग दोज पॉइंट्स, योर ब्रेन विल जनरेट न्यू पॉइंटर्स एंड दैट विल हेल्प यू फिनिश द पेपर इन टाइम. ये आप जीएस में भी कर सकते हो. ओके, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज इन एग्जाम कि एक बार जब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया तो मेरा ब्रेन मल्टीटास्किंग कर रहा होता था. ये जो क्वेश्चन पढ़ा है उसके ऊपर भी कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, तो व्हाइल राइटिंग द आंसर आई विल जस्ट राइट इट ऑन द पेपर. ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, इस पे ये पॉइंट लिखना है. मल्टीटास्किंग हम सबका ब्रेन कर सकता है. सो इसकी वजह से व्हेन आई यूज्ड टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, आई ऑलरेडी हैव 3-4 पॉइंटर्स रिटन ऑन द पेपर व्हिच आई विल राइट इट, एंड माय ब्रेन विल जनरेट सम न्यू पॉइंटर्स इन द मीन टाइम, and that will help me to finish the paper. और मेरे pauses कम हो जाते हैं, pause में जो time लग रहा है वो कम हो जाएगा. So these are some basic strategies that you can follow to finish the paper on time. Okay. Next, very important for time management, which we usually forget, word limit. Okay, अब कुछ क्वेश्चन के ऊपर अपने को बहुत आता है और कुछ पे नहीं आता. अब जिस पे आता है उसमें 150 वर्ड पूछा है और 250 वर्ड 300 वर्ड के आंसर्स लिखने हैं, और जिस पे नहीं आता वो तो डेफिनेटली क्या ही लिखेंगे. सो वर्ड लिमिट हैज टू बी अडहियर्ड टू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, अभी भी आप ऐसा करो, व्हेन यू राइट द पेपर, टेस्ट पेपर्स, और या फिर आंसर राइटिंग भी कर रहे हो, टेक सम यूपीएससी फॉर्मेट वाला पेपर. ओके, मेक श्योर यू राइट ओनली 5 to 6 वर्ड्स इन अ लाइन, and not more than 14 to 15 lines on a paper. That makes approximately 80 to 90 words on a single page. इसको ब्रीच नहीं करना है. अगर आपका फॉन्ट बहुत छोटा है, then in that case what you could do, try to use some fillers. अब अपने आंसर में कुछ रे डायग्राम, कुछ फ्लो चार्ट, कुछ इस तरीके से जगह भरने की कोशिश करो, not by writing some extra words. Because if you calculate the total time that total words that you have to write, approximately 3700 to 3800 words have to be written in the paper. ठीक है, and for that you have around 175 minutes. That means 25 words per minute approximately has to be written. अब 25 वर्ड पर मिनट अगर आप एग्जैक्ट वर्ड लिमिट को अडहियर कर रहे हो. 25 वर्ड पर मिनट लिखना भी बहुत डिफिकल्ट है. अगर आप उसको भी ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हो कि 150 वर्ड का आंसर 200 वर्ड में लिख रहे हो, 50 वर्ड पर क्वेश्चन, दैट मीन्स यू आर एडिंग एक्स्ट्रा 1000 वर्ड्स इन द आंसर. पेपर तो वैसे भी छूट जाएगा.
और हो सकता है कि आपको कुछ कंटेंट बहुत अच्छा पता हो, 10 मार्कर में आप 150 की जगह 200 वर्ड लिख रहे हो, तो वहां पे इवन इफ यू गो बाय नंबर्स एंड लॉजिक, सपोज ऑन एन एवरेज इफ यू हैव रिटन 150 to 160 वर्ड, यू माइट हैव गॉट 6 मार्क्स. आपने 200 वर्ड लिख दिया, यू गॉट 7 मार्क्स, से 7.5 मार्क. आपने डेढ़ नंबर के लिए क्या किया, पीछे का एक क्वेश्चन छोड़ दिया. आपको उस पीछे वाले क्वेश्चन में 7-8 नंबर मिल सकते थे, लेकिन आपने 1.5 एक्स्ट्रा नंबर के लिए पीछे के 7-8 नंबर छोड़ दिया. एंड फॉर दैट यू आर नेट नेगेटिव. एक्चुअली 5.5-4 नंबर आपका नेट नेगेटिव हो जाता है. तो वर्ड लिमिट हैज टू बी एडहियर्ड टू नो मैटर व्हाट. इट्स फॉर योर ओन गुड, इट्स नॉट फॉर द एग्जामिनर. उसको कोई दिक्कत नहीं है, आपने 200 वर्ड का लिखा, वो चेक कर देगा. Even if they do not penalize you, then also it's not a problem for him, it's a problem for you if you are exceeding the word limit. No matter what happened, try to maintain the word limit, try to end the answer in the given word limit. और अगर आपने शुरुआत से लेके एंड तक relevant content लिखा है, पेज भरा हुआ है, trust me, you are going to get good marks. एग्जामिनर को भी पता है कि ना जगह है ना टाइम है, इससे ज्यादा नहीं लिखा जा सकता. So don't worry about it. Even if तो what I realized that the content, basic content अगर आपने लिखा है जो क्वेश्चन के लिए relevant है फर्स्ट, एंड मोर ओवर आपने वर्ड लिमिट को एडहियर करते हुए या फिर वो पेज भर दिया है किसी तरीके से, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट गुड मार्क्स. बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले चक्कर में मत जाओ. और इसका एक और लॉजिकल रीजनिंग है दैट द पीपल हु आर इवैल्यूएटिंग योर कॉपी, दे आर नॉट फ्रॉम सम स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज और मैसेच्यूसेट्स. ओके, वो इंडियन यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर हैं. तो माइंडसेट मेंटालिटी इज एग्जैक्टली द सेम दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द कॉलेज. उनका भी यही मेंटालिटी है. अभी ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में आते ही उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, पूरा हृदय परिवर्तन हो जाएगा. नो, सेम मेंटालिटी, पेपर भरा हुआ होना चाहिए. ओके, जो वर्ड्स हेडिंग्स दिख रहे हैं वो रेलिवेंट लगे, नंबर आपको निश्चित मिलेगा. ओके, सो डोंट गो फॉर दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट, जस्ट ट्राई टू फिनिश द पेपर with proper presentation. Okay, time management. तो वर्ड लिमिट आपको डेफिनेटली एडहियर करनी है, जिसके लिए आप अभी से प्रैक्टिस करोगे कि एक पेज में यू विल नॉट राइट मोर देन 14-15 लाइन्स विथ 6 वर्ड्स पर स्टेटमेंट. और उसके बाद भी अगर आपको फॉन्ट सच में बहुत छोटा है, कई लोगों की आदत है बहुत छोटा लिखने की, तो देन द सॉल्यूशन इज, 2 तरीके हैं. इंक्रीज द स्पेस बिटवीन द वर्ड्स एंड बिटवीन द लाइन्स. ठीक है, लाइंस और वर्ड्स के बीच का स्पेस बढ़ा दो. या फिर वो भी नहीं हो रहा है तो देन ट्राई टू यूज लाइक दिस. ये सब जो कलाकारी करते हैं कि ये कुछ इस टाइप के फिलर्स और समथिंग लाइक दिस, कुछ भी आंसर बताओ तो इफ यू वांट टू हाईलाइट द डायमेंशंस, फर्स्ट ड्रॉ ए ट्री डायग्राम जिससे आधा पेज भर जाए, उसके बाद लिखना शुरू करो. ओके, दैट माइट टेक सम 2-3-4 सेकेंड्स. डोंट एंगेज इन मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स, क्योंकि वहां से टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा. ओके, so this is the thing that will basically decide your score. Now 2 more extra things that will actually play a very important role. One is mindset. आपको उस point of time पे आपकी thoughts कैसी चल रही हैं? Are you very much kind of बहुत ज़्यादा tensed हो, बहुत ज़्यादा anxiety feel कर रहे हो, बहुत ज़्यादा confused हो, or are you like calm and composed? Are you in a state of self doubt कि भाई नहीं तैयार है क्या नहीं? और बेसिकली आप में से हम लोग जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, और इवन इन स्कूल ऑल्सो, वी हैड गिवन और वी हैव बीन ए पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ एग्जाम, जहां पे ये कॉन्फिडेंस से जाते थे एग्जाम हॉल में कि एक बार अगर लेक्चर सुन लिया है या एक बार पढ़ा है तो लिख तो देंगे ही. Isn't it? We have been a part of that mindset or that थॉट्स कि एक बार सुना है, एक बार कहीं पढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो लिख ही आएंगे. दैट माइंडसेट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ. एज आई हैव टोल्ड यू, सेंस ऑफ परफेक्शन के ट्रैप में नहीं पड़ना है. इफ यू हैव रेड समथिंग, इफ यू हैव गॉन थ्रू स्किम थ्रू समथिंग एंड 1-2 बार मतलब टेस्ट वगैरह दे के आंसर लिख लिए हैं, तो देन यू आर इन ए वेरी काम एंड यू शुड बी वेरी काम एंड कंपोज. और इसी एटीट्यूड से पेपर देना है कि जो चीज सुनी है, जो चीज देखी है, तो लिख तो देंगे ही, नो मैटर व्हाट. अब किसी और ने क्या किया है, मैंने कितनी बार पढ़ा है, किसी और ने 14 बार रिवीजन कर लिया, मैंने सिर्फ 1 बार पढ़ा है, डजंट मैटर. ओके, सच काइंड ऑफ कंपैरिजन, सच काइंड ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए.
किसी से कंपेयर नहीं करना है कि वो 5 अटेम्प्ट से दे रहा है, 5 अटेम्प्ट से 50 बार रिवाइज कर चुका है और मैंने तो अभी जुमा शुरू किया था, एक ही रिवीजन किया है, या रिवीजन छोड़ो मैंने पहली रीडिंग ही की थी। नो, इफ यू आर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और वो आपके साथ कंपीट कर रहा है, आप अपना एज समझो कि डेफिनेटली यू हैव, आपने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है या दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आप मेंस लिख रहे हो, दैट मींस यू हैव द इक्वल कैपेसिटी देन दैट पर्सन। डोंट कंपेयर विथ एनीवन कि उसने कितनी बार रिवाइज किया है और कितनी बार नहीं किया, डजंट मैटर। अगर आपने कुछ चीज पढ़ी है तो आप लिख लोगे। इवन डोंट कंपेयर विथ योर प्रीवियस अटेम्प्ट ऑल्सो। अगर आप मान लो कि 4-5 अटेम्प्ट वाले बंदे भी हो, डोंट कंपेयर कि पिछली बार ये गड़बड़ हो गई थी, पिछली बार ये गड़बड़ हो गई थी। नो, गो विथ द एटीट्यूड दैट एक बार अगर पढ़ा है तो लिख तो देंगे ही। उसी एटीट्यूड से हमने यार बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं विथ वेरी गुड ग्लोरियस स्कोर। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं हम सब कॉलेज में, एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ स्टडी दैट वी हैव डन इन आवर कॉलेज लाइफ। ठीक है, वो एक रात पहले लास्ट नाइट स्टडीज एंड ऑल, समहाउ 1-2 क्वेश्चन देख के चले जाते थे कि अगर इस बस क्वेश्चन ऐसा दिख जाए तो लिख देंगे। द सेम एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड हियर, ट्रस्ट मी इट वर्क्स। Okay, because nobody is writing very genuine or very relevant answers in 7 minutes. It's not humanly possible. आप उस ट्रैप में जाओ ही मत कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर्स लिखने हैं। मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर्स एक ही सब्जेक्ट है जो आपको चेक कर सकता है क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, दैट इज एसे, जहां पे यू हैव टू राइट लॉन्ग कंटेंट ऑन ए सिंगुलर टॉपिक। 7 मिनट में आप कुछ भी ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बता सकते। आप बेसिक चीज भी बता के आओगे, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट एवरेज मार्क्स। एंड आप लॉजिकली भी देखो, आपका हाईएस्ट स्कोर या ड्रीम स्कोर हम सबका क्या है एंथ्रो में? 300। दैट मीन्स आई शुड गेट एटलीस्ट 6 आउट ऑफ 10 एंड दैट टू थ्रू आउट द पेपर। 300 नंबर आ जाएंगे 60%। और मे बी इफ आई गेट 5.5 आउट ऑफ 10 तो भी 275 थ्रू आउट टोटल। दैट्स ए गुड स्कोर, 275 to 300। नाउ इन दिस सिनेरियो, अगर आप खुद से सोच के देखो कि आपने सिर्फ एक एवरेज आंसर लिखा है थ्रू आउट द पेपर, तो एक एवरेज आंसर को 10 में से क्या मार्क्स मिलने चाहिए? 5.5 से 6, इजंट इट? उससे ज्यादा क्या मिलेंगे? अगर आपको अच्छे स्कोर मिले, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आई गॉट 168 मार्क्स इन पेपर 1, ओके, एंथ्रो पेपर 1, जिसमें मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन ब्लैंक छूटा था। ओके, तो दैट वेज अगर मेरे 168 मार्क्स है तो सब में अगर इक्वल भी होते, दैट मीन्स आई गॉट 70% इन एवरी आंसर मिनिमम। और मे बी अगर अनइक्वल है तो कुछ में 80% भी मिले होंगे, तो कुछ में बिलो एवरेज भी रहे होंगे। तो इन दैट सिनेरियो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपको थ्रू आउट द पेपर यू आर जस्ट गेटिंग वेरी एवरेज स्कोर, देन ऑल्सो योर स्कोर विल बी, टोटल स्कोर विल बी अबव एवरेज। एंड दैट इज द बेसिक सीक्रेट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि ए टॉपर इज नॉट राइटिंग एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर्स, but what he is doing is, or what he or she is doing is कि he is making sure that he is consistently writing average answers throughout the paper. उसके आंसर्स की क्वालिटी में ऐसा वेरिएशन नहीं आता कि शुरुआत में बहुत अच्छे और एंड में एकदम पुअर। नो, कंसिस्टेंटली एवरेज आंसर्स। आप किसी भी टॉपर कॉपी को आपने देखा भी होगा, आप अभी भी दोबारा देखो, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेंट, जस्ट ट्राई टू सी द प्रेजेंटेशन एंड यू विल फाइंड दैट थ्रू आउट द पेपर he or she has maintained the quality of the answer, ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी ऑफ द आंसर। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है, एक ही तरीके का आंसर लिखा है। और जिससे आप देखोगे कि एवरेज स्कोर थ्रू आउट द पेपर विल मेक योर टोटल स्कोर अबव एवरेज। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, कि अपना माइंड काम, कंपोज्ड, एंड लिखना सिर्फ एक एवरेज आंसर है, परफेक्ट आंसर तो नहीं हो सकता। और कुछ चीज पढ़ी है तो लिख तो देंगे ही, कुछ भी हो जाए। तो हम लोग को एक कॉन्शियस डेवलप होने लग जाएगा अभी जैसे जैसे मेंस करीब आएगा, कि चीजें भूल रहे हैं, याद नहीं हो रही, अभी पढ़ा था, पीछे का सब गायब हो गया। जो प्रीलिम्स से पहले भी होता है कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ा एंड देन मॉडर्न इंडिया पढ़ने लगे तो आर्ट एंड कल्चर गायब हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। आवर ब्रेन डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू फॉरगेट। अगर वो है तो वी आर सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज। ऐसा नहीं है, वी कैन नॉट फॉरगेट, देयर इज नो साइंटिफिक मैकेनिज्म टू फॉरगेट। द ओनली थिंग इज समथिंग हैज गॉन टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आप उसको दोबारा रिवाइज करोगे, एवरीथिंग विल बी रिकॉल। और जब वो प्रेशर आता है, जब वो आप क्वेश्चंस देख रहे होते हो, यू ऑटोमेटिकली विल बी एबल टू रिकॉल। तो उस एटीट्यूड के साथ अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कुछ भी पढ़ लिया है तो लिख देंगे किसी भी तरीके से, भूलेंगे नहीं। मतलब
थोड़ा 19, थोड़ा 20 लिख तो लेंगे ही. Okay, and you will be able to score good. You will be able to attempt the paper properly. Okay. Now the last factor which is not in our control, but आजकल उसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो मैं भी बात कर ही लेता हूं. Okay, luck, content, presentation, choice of the question and time management, ये सब के beyond भी this mindset, कि आपका state of mind क्या है एग्जाम हॉल के टाइम पे, वो भी आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिसाइड करेगा. और वो भी बेसिकली उसको ही आप लक कह रहे हो. आप डर गए एग्जाम हॉल में, आपका ब्रेन ऑप्टिमली फंक्शन नहीं कर रहा था, इट्स नॉट फंक्शनिंग एट द मैक्सिमम कैपेसिटी, यू विल नॉट एबल टू यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ योर ब्रेन, यू हैव टू ब्लेम द लक. बट स्टिल इवन इफ यू बिलीव इन लक और नॉट, आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा पॉजिटिव रखो इस टाइम पे, फॉर विच आई यूजुअली सजेस्ट कि 5 to 10 minutes ऑफ प्रेयर, दैट हेल्प्स एक्चुअली. मतलब इट्स नॉट लाइक कि पूजा पाठ करने से कुछ जादुई शक्ति और ये सब भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, नथिंग लाइक दैट. बट प्रेयर्स एक्चुअली स्टेबलाइजेज योर माइंड. आपके जो माइंड में ना, जो बेसिकली बॉडी में डोपामीन सिक्रीशन है वो बढ़ाता है, एंड दैट बेसिकली इंक्रीजेज द पोटेंशियल ऑफ योर ब्रेन. तो 5 से 10 मिनट ऑफ प्रेयर इन वॉट एवर फॉर्म दैट यू डू. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मे बी 5 to 10 minutes ऑफ लिसनिंग टू सम डिवोशनल सॉन्ग और मे बी हनुमान चालीसा और समथिंग लाइक दैट. That also will help. And it's not necessary कि सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धो के यही काम करना है, दिया जलाना है, कुछ नहीं. Whenever at any point of day you are full of the negative thoughts कि यार मेरे से नहीं होगा, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, and all that stuff, that 5-10 minutes in order to relax your brain, in order to shed off all those negative energies, you should listen to some devotional song 5-10 minutes, and that will basically recharge you. And moreover, it increases your dopamine secretion in the body, and that makes your brain function in an optimal manner. ठीक है. लेकिन हम जब नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जब नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं दिमाग में, what we do, we instead call another friend who is appearing for mains. Okay, and उससे फिर बात करना शुरू करते हैं, और वो अपना रोना शुरू कर देता है और हम अपना रो रहे होते हैं, और डिप्रेस्ड. So rather at this point of time you should spend this 5-10 minutes in an aura or in an environment that is relatively positive. Okay, so now these are some factors that will decide your score. Try to identify आपके problem कहाँ पे है, content में है, presentation में है, choice of question और time management, and work upon it correspondingly. Now some basic idea कि answer में क्या होना चाहिए, what should be present in the answer and how you should approach. So first, as I have told you, कि एक basic structure of intro, body, conclusion, no matter how simple your answer is, how simple intro should be, how simple conclusion could be, but होना चाहिए सब में एक intro, एक body, एक conclusion. Okay, so talking about intro, there are 3 ways to introduce any question, any answer basically. GS may be, Anthro may be. There are 3 major specific ways of introduction, and these are what I call as DOD method: define, origin और data. इन्हीं तीनों तरीके से शुरू करना है और कोई चौथा तरीका ही नहीं है. Try to start with define. Either define is keyword जो भी इस क्वेश्चन में पूछा गया है, and then start expanding it. Or if there is an issue, try to talk about the origin of that issue. Okay, कोई particular incident से related पूछा गया है या कुछ, तो try to talk about the origin of that issue and then reach to that what has been asked, or maybe some data. For example, this introduction helps more in tribals. ओके, फॉर एग्जाम्पल लैंड एलिनेशन पूछा है, या फाइनेंशियल इंक्लूजन, या पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, कुछ ऐसा पूछा है, तो यू कैन डायरेक्टली बिगिन विथ डेटा कि अकॉर्डिंग टू सो एंड सो रिपोर्ट this many percentage of tribes or tribal women are suffering from underemployment, unemployment, malnutrition or so on and so forth. Okay, begin with the data and then reach to the body part. Okay, जहां पे आप उस particular issue को explain कर रहे हो. So आप randomly कोई भी intro लिखना मत शुरू करो. Whenever you read a question, just think इन तीनों में से क्या आता है. Whether it will be apt to go with definition, whether it is apt to go with origin, or whether it is apt to go with data. बहुत सारे cases में
फर्स्ट वाला ही फिट बैठ जाता है। तो कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड पकड़ लो और उसको डिफाइन करके एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर राइटिंग इंट्रो, it should always be in the format of general to specific. General to specific means suppose x, how x is related to y, okay, or how a is related to b, such kind of questions is there. So in that case always pick up an idea which is broader, okay, more inclusive, and then reach to the specific idea rather than एक स्पेसिफिक आइडिया को लिया. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन माइट कम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लिफर्ड गीट्स टू सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी. नाउ मोस्ट ऑफ अस व्हाट वी डू, वी स्टार्ट वी बिगिन विद क्लिफर्ड गीट्स. क्लिफर्ड गीट्स इज एन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु इज एसोसिएटेड विद सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव स्कूल एंड सो ऑन सो फोर्थ. और फिर आप उसके बाद सिंबॉलिक बताओगे कि सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी सेज दैट कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. ओके, बट व्हाट रादर शुड बी देयर कि ब्रॉडर आइडिया से चूज करो, शुरू करो कि सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी मीन्स द डेफिनेशन दैट इज कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड इट एम्स टू स्टडी सिंबल्स इन द कल्चरल कंटेक्स्ट. ओके, दिस सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 2 सब स्कूल्स, वन ऑफ विच इज लेड बाय क्लिफर्ड गीट्स, एंड देन उसी कंटिन्यूटी में क्लिफर्ड गीट्स को बताना शुरू कर दो. ओके, रादर दैन गोइंग जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड देन रीचिंग बैक टू द सेम पॉइंट. क्लिफर्ड गीट्स से शुरू किया, फिर सिंबॉलिक पे आए, फिर क्लिफर्ड गीट्स पे गए. वी शुड गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक आइडिया. जो ब्रॉडर आइडिया उसको पकड़ो और फिर एक्सप्लेन करते करते जो स्पेसिफिकली पूछा गया है वहां से उसको कंटिन्यूटी में बताओ. ओके, दिस इज. एंड थर्ड वन विच आई यूजुअली फाइंड कि in 10 marker when the question is in the form of A and B. Okay, आप लोगों के जैसे अभी इसमें household and domestic group है. Most of the people what they have done, they have explained household domestic group separately. But the question is not neither household nor domestic group. The question is household and domestic group. So whenever such kind of question comes A and B, so they do not want to know what they individually are. They want to know the correlation between them. They are not asking you to compare, but they are asking you to correlate them. मतलब अगर household and domestic group पूछा गया है, so that means there has to be some similarity between them, तभी तो उनको एक साथ लिखा गया है. अब household and marriage तो नहीं लिखा गया, या household and divorce, या household and say apple and cow कभी नहीं पूछा जाएगा कि apple and cow. Apple and oranges, that means they belong to one category, something that is fruits category. So you have to begin with an intro that should relate them. That is, the household and domestic groups are some form of residential arrangements at the ground level. Okay, or the functional units of the family at the ground. आपने पहली ही लाइन में बता दिया कि आपको ये दोनों के बारे में पता है. Okay, अब जो बाकी आंसर्स मिले मेरे को उसमें क्या है कि हाउस होल्ड अलग बता रखा है, डोमेस्टिक ग्रुप अलग से बता रखा है, एंड एंड में बताया कि हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप एक फैमिली में बहुत सारे होते हैं. जो मुद्दे की बात है वो सबसे लास्ट में आई. बट व्हाट यू शुड डू इज व्हेन सच काइंड ऑफ थिंग इज देयर, यू शुड अंडरस्टैंड कि टू व्हाट कैटेगरी दे बिलोंग टू और व्हाट इज द अंडरलाइंग कंसेप्ट दैट यूनाइट्स देम. बिगिन विद दैट आइडिया कि household and domestic group are the concepts which were developed by the anthropologist while studying the families. ठीक है, तो फैमिली से रिलेटेड ही जब फैमिली को ग्राउंड लेवल पे स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने बोल दिया कि ग्राउंड लेवल पे फैमिली एक आइडियोलॉजिकल एंटिटी है और रियलिटी में हाउसहोल्ड और डोमेस्टिक ग्रुप फंक्शनल होते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड बी टॉकिंग अबाउट. सो फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन कम एवोल्यूशनिज्म एंड डिफ्यूजनिज्म. अब आप इस क्वेश्चन का मतलब है कि या तो आप एवोल्यूशनिज्म अलग से बता दो, डिफ्यूजनिज्म अलग से बता दो. ओके, या फिर दोनों कैसे एसोसिएटेड हैं वो बताओ. सो एवोल्यूशनिज्म एंड डिफ्यूजनिज्म आर द थ्योरीज ऑफ कल्चरल चेंजेस. ओके, in which one says that cultures evolves in stages independently in a unilinear fashion, while other says that culture originated at one or few places from where it has diffused to the rest of the world. लेकिन दोनों एक
सिंगल आइडिया से कनेक्टेड है। वो सिंगल आइडिया क्या है? दैट इज दीज आर द थ्योरीज ऑफ कल्चरल changes and you have to mention it in the very first statement and the moment you do this, वो एग्जामिनर को वहीं पे पता चल गया कि आपको पता है उस बारे में and you have actually secured, मतलब उस पहली लाइन को ही पढ़ने के बाद you have secured more than 50% of marks वहीं पे, because मेरे को एक्सपीरियंस हो गया कि भाई आपको पता है, you have written it in the very first। अब बाकी तो एक जनरल एक्सप्लेनेशन है दैट एवरीबडी एल्स विल राइट, क्योंकि आप भी अलग से बाद में एंड में आपको वही करना है कि एवोल्यूशनिज्म अलग से बताओगे, डिफ्यूजनिज्म को अलग से बताओगे, बट इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली यू हैव मेंशन द की आइडिया दैट आई वाज लुकिंग फॉर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो रिमेंबर दिस, व्हेन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कम ए एंड बी, ट्राई टू हाईलाइट द अंडरलाइंग कंसेप्ट दैट कनेक्ट्स देम in the very first statement in the introduction itself. Okay, now comes the second part, that is the body of the answer. अच्छा, एक चीज और है, that is not specifically related to intro but to the overall question only, कि आंसर में कई बार क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चंस होते हैं, मीन सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर, कि explain what is symbolic anthropology, also highlight the contribution done by XYZ scholar to this school। ठीक है, तो what actually we do कि हम उसी स्कॉलर के बारे में पूरा लिख देते हैं, but these are two questions and they should be treated equally unless and until specified, या मार्क्स डिवीजन नहीं हुआ है तो इसको आप इक्वल मार्क्स मान के चलो। ठीक है, कि अगर 15 नंबर है, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देन बोथ ऑफ देम शुड बी गिवन इक्वल स्पेस, नहीं तो दे वुड हैव स्पेसिफाइड कि दिस इज 3 + 12। वी हैव गॉट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि दो क्वेश्चंस हैं 5 + 15, समथिंग लाइक दिस, बट इफ नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड, you should consider these both questions as of equal marks and address them or give them equivalent space in the answer. तो पहला पूछा है कि what is symbolic anthropology, you should give around 1.5 page to that answer, and then contribution of XYZ scholar to this school, that should also be given the equivalent space. ठीक है, मतलब exactly equal तो कभी नहीं हो पाता है, but try to make sure that you give adequate space। ऐसा ना हो कि symbolic anthropology को बस एक लाइन में define करके छोड़ दिया। Okay, so this is something। next is body। in the case of body, I have already mentioned that always subdivide the body into headings and subheadings, easy to recall, easy to इवैल्यूएट फॉर, मेरे लिए भी इजी रहेगा, एग्जामिनर के लिए वहां पे भी इजी रहेगा, पूरे पूरे लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं पढ़ने पड़ते, तो ऑलवेज ट्राई टू, एंड आपके लिए भी रिकॉल करना बहुत इजी रहेगा। ओके, नेक्स्ट, डोंट ओवर यूज फ्लो चार्ट्स एंड बॉक्सेस एंड ऑल दैट स्टफ। अननेसेसरी डायग्राम बनाने की कोशिश मत करो। ओके, वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। These kind of diagrams का पर्पस समझो कि why is this visual aid helpful to you, कि कम स्पेस में ज्यादा थॉट्स या ज्यादा क्लैरिटी से वो वर्ड, वो चीजों को एक्सप्रेस कर सके। इट शुड दो तरीके से आपको हेल्प करेगा, या तो आपका टाइम सेव कर रहा है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कम स्पेस में बता पा रहा है, या दूसरा बेसिकली इट इज एनहांसिंग द ब्यूटी ऑफ योर आंसर। इससे क्या ब्यूटी बन रही है कि, और द सेम केस विद द नियांडरथल्स और इस टाइप के फॉसिल्स के स्कल्स वगैरह, इफ यू आर वेरी गुड एट इट, मीन्स फ्री हैंड स्केचिंग में, देन यू शुड गो फॉर द स्कल्स और इन सबके डायग्राम्स बनाने चाहिए। अगर नहीं आता है तो डोंट मेक अ डायग्राम लाइक दिस, या ऐसा कुछ भी स्कल बना के कुछ भी दिखा रहे हो, वो अननेसेसरी इरिटेट करेगा। सच काइंड ऑफ डायग्राम्स शुड बी अवॉइडेड अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी मच गुड इन दिस फ्री हैंड स्केचिंग। ठीक है, फ्री हैंड क्यों बोल रहा हूं कि हो सकता है कि आप थोड़ा टाइम लगा के बना सको, लेकिन उतना टाइम तो आपके पास एग्जाम में नहीं है, तो फ्री हैंड अगर नहीं कर पा रहे हो, 10 सेकंड में नहीं बना पा रहे हो, तो देन लीव इट, कोई जरूरत नहीं। ओके, एंड एक चीज लेकिन आप प्रैक्टिस करना डायग्राम बनाने के लिए, इंडिया का मैप शुड बी वेरी मच हैंडी विथ यू। ओके,
एंड दैट शुड ऑलवेज बी मतलब रेडी विथ यू कि मान लो पेपर 2 में आप बहुत जगह पे यू माइट बी यूजिंग इट, खास करके मीजो जैसे आर्कियोलॉजिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू लोकेट द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच काइंड ऑफ culture, Mesolithic, Paleolithic, megalithic or Neolithic, whatever it is, you should be using map of India very frequently, and that will be also helpful in other GS papers as well. Okay, तो इंडिया का मैप आपको थोड़ा सा आना चाहिए फ्री हैंड. कॉम्प्लीमेंट्री, ओके, हाँ, नहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ डायग्राम के भरोसे थोड़ी ना पेपर छोड़ देंगे कि यार डायग्राम से समझ लो, ऐसा नहीं होगा. थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन दैट मच ऑफ डिटेल विद द डायग्राम. ठीक है, नहीं तो आप बिना डायग्राम के अगर आप उसको समझाना चाहोगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिशन, तो यू विल हैव टू से दैट देयर इज ए लीनिएज, देयर इज ए मैक्सिमल लीनिएज, देन देयर इज ए क्लैन, और ऐसे उनमें इतने इतने ग्रुप्स हैं, उसको पूरा पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. ओके, so this is some general idea for body. headings होनी चाहिए and over use of flow charts and ये अगर फ्री हैंड डायग्राम नहीं बना पाते तो मत यूज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. yes, drawing a diagram will get you say extra half marks, but not drawing a diagram will not get, you will not get penalized for it. but हाँ, इस टाइप के डायग्राम बनाओगे तब आधा एक नंबर जरूर कट जाएगा. okay, so next thing, the last part, that is the conclusion. Now I'll be discussing a lot of conclusion in the paper also यहाँ पे, but you should be ready with some of the templates. ठीक है, कि आपके पास कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं एंड उन्हीं टेम्पलेट्स में से आप यूज करो. अब टेम्पलेट से ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आई हैव सीन द कॉपी लास्ट ईयर और इससे पहले भी, तो हम लोग जो कंक्लूजन कर हमने क्योंकि सोचा नहीं है कंक्लूजन के बारे में, तो what actually happens, we end up concluding in a same manner कि we are writing some concept, उसका criticism, और end में despite criticism, और ये common word है, despite criticism, despite shortcomings, so and so, बस. अब आप यही चीज लिखो, लेकिन कुछ और तरीके से तो लिखो. अब हर जगह पे despite criticism, despite shortcomings, despite से ही conclude कर रहे हो, या फिर despite है, या फिर hence we can say that this is the only two conclusions that we are basically using. There are several words that can be used. Okay, try to experiment with these kind of words. For example, you can begin with, in conclusion we can write that, okay, end में to summarize, ठीक है, और overall we can say that, okay, in a nutshell we can say that, okay, these, आप एक जैसे मत लिखना शुरू करो यार, despite hence, you can conclude like this, in conclusion, in summary, overall, in a nutshell. Okay, so such kind of word you should be experimenting with it. और वे मतलब कोई भी दो आंसर्स, सटे हुए आंसर, अगल बगल के आंसर एक जैसे कंक्लूजन में नहीं होने चाहिए. ओके, so this is some basic idea that should be kept in mind for the paper. So that's it for today. Thank you so much. See you tomorrow.